सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का सोशल साइंस एग्रीकल्चर चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका ये पैरा दिया हुआ है जिसमें कि 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधो और टीना, जो कि वॉक कर रहे होते हैं विलेज में, है ना। एक गाँव में आए होते हैं, गाँव में चल रहे होते हैं। उसमें एक फार्मर को वो क्या करते देखते हैं कि लैंड की टिलिंग करते हुए देखते हैं। अब क्या है, फार्मर क्या करता है, वहाँ पे वीट को ग्रो कर रहा होता है ना। और उसमें क्या कर रहा होता है, मैन्योर डाल रहा होता है, किसमें, सॉइल में, जिससे कि सॉइल क्या हो जाए और फर्टाइल हो जाए। He told the children that the wheat would fetch a good price in mandi, from where it would be taken to factories to make bread, biscuit from flour। यानी उसके बाद वो क्या बताता है बच्चों को, जो फार्मर है वो ये बताता है कि जो वीट है जब वो बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा उसे, मंडी में जब वो बेचने जाएगा ना इस वीट को, तो उसे काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा। और फिर ये जो मंडी से कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्रीज में जाएगा। फैक्ट्रीज में जाके इसका क्या बनेगा, ब्रेड बनेगी, बिस्किट बनेंगे फ्लावर से, है ना। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो जिसमें कि एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, ये इन्वॉल्व करता है 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। पहली क्या होती है, प्राइमरी, दूसरी है आपकी सेकेंडरी, तीसरी है टर्शरी एक्टिविटीज़। तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये डिवाइड हो जाता है ना। एक प्लांट है आपका, प्लांट से क्या हुआ, वो क्या नाम है, इसने फार्मर ने क्या करा, ग्रो करा। उसके बाद कहाँ गया, मंडी में गया, मंडी से अच्छे प्राइस में फार्मर ने बेच दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में जाता है। फैक्ट्रीज में क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ब्रेड और बिस्किट, जो हमें घर पे मिलता है ना। ब्रेड और बिस्किट किससे, आटे से, है ना। तो ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो मिलता है एक प्लांट से, उसके 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी 3 वो स्टेप से पास आउट होता है, ये समझो, है ना। तो सबसे पहले स्टेप पे हम आ जाते हैं, जो कि है प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला, है ना। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सारे कनेक्टेड आपके और एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज का होता है, वो सब कनेक्टेड होता है ना। मतलब आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है वो वाला मटेरियल, है ना, कहाँ से मिला है, फिर प्रोडक्शन कहाँ से हुई है उसकी, नेचुरल रिसोर्स की, वो सब। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है, आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग आ जाती है ना। एग्रीकल्चर करते हो, फिशिंग, गैदरिंग, है ना, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। एग्रीकल्चर करा, गैदर करा, फिर उसको बेचा, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, जिसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है रिसोर्सेज की, है ना। जैसे आटा बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे आपकी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपके ब्रेड की बेकिंग हो रही है, क्लोथ्स की वीविंग हो रही है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर्स को, है ना, अपनी सर्विसेज। तो यानी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस आपके प्रोवाइड करते हैं टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें याद रखना है आपको, सर्विसेज के थ्रू वो आपके सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब कोई चीज़ ब्रेड बनी है आपकी, है ना, या फिर बिस्किट बना है, तो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट होके तो हमारे पास आएगा, ट्रांसपोर्ट होके दुकानों पे जाएगा, दुकानों से फिर हम लोग खरीदेंगे। तो यानी सर्विसेज का काम कौन सा करता है, टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी सेक्टर करता है, जिसमें क्या है आपके ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें क्या होते हैं, आप क्या ग्रो करते हो, क्रॉप्स को ग्रो करते हो, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, रेयरिंग है लाइव स्टॉक्स वगैरह की, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वर्ल्ड में आपका 50% पर्सन जो हैं इंगेज होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, यानी कि कितना, 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे स्टिल डिपेंडेंट है, ठीक है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर ह्यूमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी आपकी बहुत अच्छी टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की, है ना, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। ये सारी क्या है, आपकी वाइटल कंडीशन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, ये आपको याद रखना है। जिस ज़मीन पे आपकी क्रॉप ग्रो करती है वो कैसी लैंड कहलाती है, वो कहलाती है एरेबल लैंड, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्कर में या MCQ में, आपको ध्यान रखना है। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर suitable factors for the growing
ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट, यानी आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंसंट्रेटेड है वर्ल्ड के रीजन्स में, है ना, जो कि सूटेबल फैक्टर्स प्रोवाइड करती हैं, जहाँ सूटेबल फैक्टर्स हैं आपके क्रॉप्स ग्रो करने के। ठीक है, एक आपको ये बॉक्स में दिया हुआ है वर्ड ओरिजिन, इसमें द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन, यानी इसमें आपको क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर यानी जो एग्री है या एगर वर्ड से आती है, लैटिन वर्ड है, यहाँ से आती है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एग्री का मीनिंग होता है आपके सॉइल। ठीक है, एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है आपका कल्टीवेशन, यानी सॉइल की कल्टीवेशन को क्या बोलते हो आप, एग्रीकल्चर बोलते हो। ठीक है, ये देखो मैप में भी दिख रहा है आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। ठीक है, कहाँ कहाँ आपके क्रॉप्स ग्रो करती हैं। ठीक है, डू यू नो वाला बॉक्स देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है आपका, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर को और क्या कहते हैं, फार्मिंग भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, एक साइंस है, ये आर्ट है आपकी कल्टीवेशन की, सॉइल को, सॉइल की कल्टीवेशन की, है ना, क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने की। नेक्स्ट आता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, है ना, जिसमें सिल्क वॉर्म की कमर्शियल रियरिंग होती है ना, और सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है ये फार्मर की इनकम में। अब पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या है, फिशेस की ब्रीडिंग होती है ना, स्पेशली आप एक टैंक या पॉन्ड वगैरह बनाते हो उनके लिए, इसमें क्या करते हो आप, फिशेस लेके आते हो और फिर वो क्या करती हैं, ब्रीड करती हैं, फिर और फिशेस बनती है, तो इसे क्या कहते हो आप, पिसिकल्चर। वाइटिकल्चर, वाइटिकल्चर क्या है आपकी ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है आपकी वेजिटेबल्स वगैरह को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो करना, ये हॉर्टिकल्चर। देखो एग्री, सैरी, पिसी, वाइटी, हॉर्टिकल्चर, है ना, जिसमें सबकी क्या हो रही है, कल्टीवेशन हो रही है, और एग्री में आपको पता है सॉइल की, सेरिकल्चर में आपकी रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, पिसिकल्चर में आपकी फ़िश की ब्रीडिंग कराई जाती है ना, और वाइटिकल्चर में ग्रेप्स की होती है, हॉर्टिकल्चर में आपकी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको डिफाइन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फार्म सिस्टम। अब फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैसे देखा जा सकता है, एक सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर, यानी इसके ना आपके कुछ इनपुट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ इनपुट अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे, जैसे कि सीड डालना पड़ेगा, फिर उसके लिए फर्टिलाइजर्स, सीड ग्रो कराने के लिए आपको पानी वगैरह, उसके फर्टिलाइजर्स, है ना, मशीन्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, है ना, और लेबर वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। देखो सीड है आपके, केमिकल्स यूज़ करोगे अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना, ये क्रॉप्स हो गए, मशीनरी आप यूज़ करोगे, है ना, और एक लेबर यूज़ करोगे जो कि आपका ग्रो कराने में हेल्प करेगा। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, आप आगे के पिछले वीडियोस में मैंने जो पढ़ाया उससे आप देख सकते हैं इन सब के बारे में। और इनपुट्स क्या, आउटपुट्स क्या बनते हैं, इनपुट्स तो हमने डाले, ये तो हमने इनपुट्स डाले, है ना, आउटपुट क्या हो जाता है, आपको एक क्रॉप मिलती है, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब मिलते हैं। ठीक है, आपने ये इनपुट डाला, आपने किसी चीज़ में इनपुट डाला है ना, और फिर आउटपुट क्या मिलता है, आपको एक बढ़िया सी क्रॉप मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरह की फार्मिंग होती है। अब देखो फार्मिंग आपके वर्ल्ड में वेरियस वेज में प्रैक्टिस की जाती है ना, जोग्राफिकल कंडीशन और कितना प्रोडक्शन का डिमांड है, कितनी लेबर लगेगी, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो फार्मिंग आपकी दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ऐसी तरह की फार्मिंग जो कि सिर्फ ना, जैसे फार्मर है, फार्मर की फैमिली की ज़रूरत को ही पूरा करने के लिए आप यूज़ करते हो बेसिकली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी,
एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल आउटपुट, यानी बहुत कम आउटपुट चाहिए होता है, आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं चाहिए होता, तो इसलिए आप क्या यूज़ करते हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूज़ करते हो, है ना। और जैसे फार्मर है, अपनी फैमिली का है, 4-5 लोग हैं उस फैमिली में, तो उसका गुजारा करने के लिए, बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस तरह की फार्मिंग करते हैं, जिसमें कि हाउस होल्ड लेबर यानी घर के लोग ही काम कर लेंगे, है ना। घर में अगर 4 लोग हैं तो बस वही काम करेंगे, वही लेबर की तरह काम कर लेंगे और इतने में उनका गुजारा हो जाएगा, है ना। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आपकी 2 तरह की हो जाती है, ठीक है। एक हो जाता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर आपका एक छोटा सा प्लॉट लेता है ना, कुछ सिंपल टूल्स यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है, ज़्यादा लेबर में वो घर की लेबर भी यूज़ हो जाती है ना। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, यानी एक प्लॉट पे वो कई सारी क्रॉप, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा आपको नंबर ऑफ डेज भी मिल जाते हैं, अच्छी धूप मिलती है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, जिससे आप एक से ज़्यादा क्रॉप एनुअली, है ना, सालाना आप ग्रो कर पाते हो एक सेम प्लॉट पे। राइस क्या है, आपका मेन क्रॉप होता है ना, और कुछ और क्रॉप इंक्लूड कर लो, जैसे वीट हो गया, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये भी आप ग्रो कर सकते हो। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिविलेंट है आपके थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ मानसून रीजन का जो थिकली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना मानसून रीजन में, जो कि कहाँ के, साउथ के, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया के, वहाँ ज़्यादा ये आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। प्रिमिटिव में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्चर होता है आपका और नोमैडिक हर्डिंग होती है, 2 तरह की होगी, है ना। एक हो गया शिफ्टिंग कल्चर, एक हो गया नोमैडिक हर्डिंग, ये भी 2 तरह की। देखो हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल, है ना। सब्सिस्टेंस वाली जो फर्स्ट वाली हमने पढ़ी है उसमें भी 2 टाइप है ना, कौन सा, एक इंटेंसिव और एक प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव वाले के भी 2 हैं, शिफ्टिंग कल्चर और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्चर देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ प्रैक्टिस होता है, आपके थिकली फॉरेस्टेड एरिया, अमेजोन बेसिन के, ट्रॉपिकल अफ्रीका के और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया के कुछ पार्ट्स में, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जाएगा आपसे, है ना, अच्छे से याद रखना है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत बारिश होती है, और इसलिए रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। एक प्लॉट को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, सारे पेड़ गिरा के, और फिर उन्हें क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। अब जो पेड़ों को जलाया तो उनकी जो एशेज है, राख है, उसको क्या मिक्स कर दिया जाता है, उसको फिर मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के साथ, है ना। और फिर के जो क्रॉप्स हैं लाइक मेज, यैम, पटैटोज, कसावा, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और उसके बाद जब सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर देता है ना, फर्टाइल नहीं रहती सॉइल, तो जो लैंड है, लैंड को अबंडेंट छोड़ दिया जाता है, यानी खाली छोड़ दिया जाता है ना। और फिर जो कल्टीवेटर है वो क्या कर देता है, दूसरे प्लॉट में मूव करता है और फिर सेम प्रैक्टिस करता है। और शिफ्टिंग कल्चर को आप और किस नाम से जानते हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि आप आग लगा देते हो ना, बेसिकली बर्न कर देते हो सारे ट्रीज़ को, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, आपके सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट्स इंडिया के, जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। अब इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, आपका जो हर्ड्समैन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने जानवरों के साथ, फॉर फॉडर एंड वाटर, है ना, खाने के लिए, जो एनिमल्स का फूड वगैरह और पानी होता है ना, उसके साथ वो निकलते हैं, जगह जगह जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, डिफाइंड रूट्स के साथ। मतलब इस तरह के मूवमेंट में आपका ना रिस्पॉन्स अराइज होता है, कैसे, क्लाइमेटिक कांस्टेंट और टेरेन के अकॉर्डिंग। जैसे शीप, कैमल, याक, गोट बहुत कॉमनली रियर की जाती हैं, है ना, पालते हैं ये लोग। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली, यानी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं दूध, है ना, मीट
वूल और हाइट्स, है ना, इस तरीके की चीज़ें आपकी प्रोवाइड करते हैं हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। ठीक है, तो ये नोमैडिक हर्डिंग आपकी हो गई। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड टाइम कमर्शियल फार्मिंग वाला, है ना। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें क्रॉप्स और एनिमल्स को रियर करा जाता है मार्केट की सेल के लिए। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, ये आपका बेसिकली किस चीज़ के लिए आता है, ये प्रॉफिट के लिए, जिसमें आपको प्रॉफिट कमाना है ना, आपको पैसे चाहिए, आप लार्जर अमाउंट में बना रहे हो, है ना। देखो क्या बना रहे हो, लार्जर अमाउंट में आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो, एरिया यूज़ कर रहे हो, है ना। और ज़्यादातर ये काम कौन करता है, मशीन्स करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, आपके कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी होती है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स का, तो वो किस लिए ग्रो करी जाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के पर्पस से, है ना। जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, वीट, मेज, कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स है आपकी। मेजर एरियाज जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है ना, ग्रेन है ना, वीट, मेज, है ना, तो ग्रेन की ज़्यादा एरिया, मतलब कहाँ पे ये ग्रो होता है, वो कहाँ प्रैक्टिस होती है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप में और एशिया में, यहाँ ये ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। ये एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, मीडियम पॉपुलेशन है, ठीक है। स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स, यानी स्पार्सली कम पॉपुलेटेड वाली जगह को कहते हैं बेसिकली, जहाँ बड़े बड़े फार्म्स लगाए जाते हैं और 100 हेक्टेयर्स तक, इतनी जगह, मतलब 100 हेक्टेयर्स के बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। सेवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण ग्रोइंग सीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जा सकती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंडर, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है ना, सीवियर विंटर्स होती हैं, तो इस वजह से सिंगल क्रॉप ही ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट टाइप आपका आ जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, है ना। मिक्स्ड फार्म में बेसिकली लैंड किस लिए यूज़ होता है, आपका फूड को ग्रो करने के लिए, फॉडर क्रॉप्स के लिए और लाइफ स्टॉक को रेयर करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होता है आपका, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इस जगह पे होता है। बस सिंपल इतना आपको ये याद रखना है, कहाँ किया जाता है प्रैक्टिस और किस लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका कमर्शियल फार्मिंग में ही प्लांटेशन, ठीक है। तो बेसिकली प्लांटेशन ऐसी तरह की कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है जहाँ सिंगल क्रॉप, चाय की, कॉफ़ी की, शुगर केन की, कैश्यू हो गया, रबर हो गई, बनाना, कॉटन, ये सब ग्रो होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इसमें यूज़ होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल, पैसा भी लगता है और लेबर भी लगती है काफ़ी। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, ठीक है। ये जो ये प्रोड्यूस करते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, वो वहीं पे प्रोसेस हो जाती हैं फार्म पे ही, या तो नियर बाय फैक्ट्रीज में भेज दी जाती है फॉर प्रोसेसिंग। अब जो डेवलपमेंट होता है इन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है इस तरह की फार्मिंग में। किस तरह की में, प्लांटेशन में, ठीक है। मेजर प्लांटेशन कहाँ कहाँ मिलता है, आपके ट्रॉपिकल रीजन वर्ल्ड के, जैसे रबर कहाँ मिलेगी, मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका, ये सब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे क्योंकि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी काफ़ी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिससे कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी क्रॉप्स रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स कैसी हैं, कौन कौन सी है, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये ज़्यादातर ग्रो की जाती हैं लार्ज अमाउंट में। जूट, कॉटन आपके कैसे हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, आपको याद रखना है, जूट और कॉटन कैसे हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स कौन कौन सी है, टी एंड कॉफ़ी, है ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम
राइस की, है ना, जो सबसे ज़्यादा आपका मेजर फूड है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा खाते हैं। एक स्टेबल डाइट है आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। राइस को अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब ये देखो, राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ठीक है, तभी ग्रो करेगा। इसकी ये डिमांड है, इसकी ये शर्तें हैं, अगर ये आएगा ग्रो करना है इसे, तो इसे ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाई टेम्परेचर चाहिए हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसे हाई ह्यूमिडिटी में रखना पड़ेगा, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट ही कहाँ ग्रो करता है, एल्यूवियल क्लेई सॉइल में सबसे बेस्ट ग्रो करता है, जो कि पानी को रिटेन करता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। तो जो पानी को रिटेन मतलब एब्जॉर्ब करके, पकड़ के, होल्ड करके रखेगा ना, वहाँ पे राइस ग्रो करेगी अच्छे से। आप देखो सबसे पहले नंबर पे प्रोडक्शन के मामले पे कौन है, चाइना है, ठीक है। उसके बाद कौन है, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये है लाइन पे, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी कहाँ पे मिलती है, इंडिया में वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, 2 to 3 क्रॉप्स ये ग्रो होती हैं यहाँ पे ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वीट, ठीक है। वीट को क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मॉडरेट मीडियम होनी चाहिए। ग्रोइंग सीजन के टाइम पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, खूब रोशनी, मतलब आपकी सूरज की किरणें, धूप, बेसिकली धूप लगनी चाहिए हार्वेस्ट के टाइम पे। और इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, यानी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में सबसे बेस्ट ग्रो करता है। वीट एक्सटेंसिवली कहाँ ज़्यादा ग्रो करती है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में। और इंडिया में कब ग्रो करती है, विंटर्स के टाइम पे ग्रो करती है, इट इज़ ग्रोन इन विंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मिलेट्स। मिलेट्स को क्या कह के बुलाते हैं, और कोर्स ग्रेन को, है ना, कोर्स ग्रेन भी कह के बुलाते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल्स, यानी लेस फर्टाइल, कम फर्टाइल लैंड पे भी ग्रो हो जाता है, कम फर्टाइल सॉइल, सैंडी सॉइल, इस पे ये ग्रो हो जाता है। हार्डी क्रॉप है ये, जिसको कम रेनफॉल चाहिए, सबसे कम। देखो सबसे पहले हमने किसको रखा था, राइस को रखा था, राइस को सबसे ज़्यादा चाहिए थी। देन वीट आया, वीट को मॉडरेट चाहिए थी। देन मिलेट्स आया, मिलेट्स को क्या चाहिए, अरे कम रेनफॉल में भी काम चल जाएगा, इसे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। एडुकेट रेनफॉल, ठीक ठाक रेनफॉल मिल जाए बस काम चल जाएगा, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंडिया में ग्रो करते हैं। और दूसरी कंट्री जहाँ ग्रो होती हैं, नाइजीरिया, चाइना, नाइगर, ठीक है, नाइजर, ठीक है। अब क्या है, मेज़, चौथे नंबर पे आपका क्या आ गया, मेज़। अब मेज़ कैसे है, मेज़ की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसे भी, रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी धूप मिलनी चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। कहाँ कहाँ ग्रो करता है आपका, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ ग्रो करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ग्रो करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़रूर आएगा, पक्का से आएगा ये आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉटन, कॉटन को अब क्या चाहिए, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन की आप देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से देखना। वो पूछ लेगा 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन ग्रोथ के लिए किस आपकी क्रॉप को चाहिए, तो आप बोलोगे कॉटन को चाहिए, है ना। ये पूछा जाएगा आपको कितना, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी बर्फ नहीं जमनी चाहिए इनके ऊपर, है ना। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ होता है ना, तो बर्फ नहीं जमनी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, कितने, 210, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, यानी ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल पे सबसे बेस्ट ग्रो करती है। कहाँ कहाँ ग्रो करती है, चाइना, यूएसए, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आपके ये सारे कॉटन के, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। इट इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन आपका रॉ मटेरियल है ये,
नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे आपका जूट। जूट को और क्या कहते हो आप? गोल्डन फाइबर। ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट को आप और क्या कहते हो? गोल्डन फाइबर कहते हो। कहाँ ग्रो करता है आपका? एल्यूवियल सॉइल पे। क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो ये जो आपका गोल्डन फाइबर वाली लाइन है ना, इसे अच्छे से याद रखो कि जूट को और क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करता है। इंडिया और बांग्लादेश क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉफ़ी। बेवरेज क्रॉप है, आपको पता है, कॉफ़ी टी। कॉफ़ी को क्या चाहिए? कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल होनी चाहिए, हिल स्लोप्स ज़्यादा है ना सूटेबल है इनकी ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है, देन कोलंबिया आता है, देन इंडिया आता है। ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप आपकी टी। ठीक है। इसे क्या चाहिए? कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होनी चाहिए पूरे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। इसकी टेंडर लीव्स की ग्रोथ के लिए, मतलब पूरे साल बारिश होनी चाहिए। ठीक है। अच्छे से मिलने चाहिए पानी। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल। वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए। देखो आप देख भी सकते हो टी प्लांटेशन का पूरा। लेबर लार्ज नंबर में रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ना पत्तियां तोड़नी होती हैं, तो इसलिए लेबर की ज़रूरत इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपकी? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, जो कि बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड में। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये मतलब है कि जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आपके फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि डे बाय डे जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड को फुलफिल किया जाए। ठीक है। और ये अचीव काफ़ी तरीके से किया जा सकता है, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। जो क्रॉप एरिया उसको इंक्रीज करके, जहाँ नंबर ऑफ क्रॉप जो ग्रो हो रही हैं उसको इंक्रीज करके, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके और बेहतर करके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए, है ना। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का? जिससे कि इंक्रीज कर सके फूड सिक्योरिटी को। अब देखो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। यानी फूड सिक्योरिटी क्या है? जब सारे लोगों को हर टाइम एक्सेस हो, किसका? सफिशिएंट, मतलब एक सफिशिएंट आपका सेफ न्यूट्रिशियस फूड उनकी डाइटरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मीट करने के लिए, फूड प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, सफिशिएंट हो फॉर एन एक्टिव, एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी, जिसमें सभी लोगों को हर टाइम एक एक्सेस हो आपके काफ़ी सेफ़र खाने का और सफिशिएंट खाना, जिससे उनका पेट भर सके एक हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है। तो आई होप सो आपको फूड सिक्योरिटी का मीनिंग समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर अब काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन के साथ यूजुअली प्रैक्टिस करती हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ क्रॉप को ग्रो किया जाता है स्मॉल होल्डिंग्स पे, मोस्टली सब्सिस्टेंस के लिए, और लार्जर होल्डिंग्स ज़्यादा सूटेबल होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, है ना। जब आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप ज़्यादा एरिया में करोगे, जब आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, तो आप छोटे से प्लॉट में, स्मॉल होल्डिंग्स में भी काम चला सकते हैं। जैसे कि लार्जर होल्डिंग्स वाला जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए, हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री में कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्म इन इंडिया। ठीक है। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। एक छोटा गांव है आदिलाबाद, जो नाम है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है। Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 हेक्टर। यानी एक मुन्ना लाल है जिसका एक छोटा सा फार्मर है, मुन्ना लाल, है ना, अपने गांव में, जिसके पास अपनी ज़मीन है ना, फार्म लैंड है, जहाँ खेती करता है वो, और 1.5 हेक्टेयर का वो लैंड है। उसके
हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, यानी उसका हाउस क्या है, मेन विलेज में है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट डे ईयर, है ना। तो मतलब वो क्या करता है, परचेज करता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, है ना, अच्छे सीड्स खरीदता है मार्केट से हर ऑल्टरनेट ईयर में। यानी अगर एक साल उसने खरीदा तो देन वो नेक्स्ट साल ना खरीद के उसके नेक्स्ट साल, तीसरे साल में मतलब वो खरीदेगा। यानी पहले साल खरीदेगा, फिर उसके बाद नहीं खरीदेगा, उसके नेक्स्ट ईयर खरीदेगा, फिर इसके बाद इस नेक्स्ट ईयर में नहीं खरीदेगा, इससे नेक्स्ट ईयर में खरीदेगा, इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो एक साल छोड़ ऐसे करके, एक साल छोड़ एक साल छोड़ ऐसे करके मतलब वो क्या करता है, सीड्स खरीदता है। ठीक है। द लैंड इज फर्टाइल, लैंड फर्टाइल है। ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, यानी एक साल में वो एटलीस्ट 2 क्रॉप ग्रो कर देता है ना, जो कि नॉर्मली क्या होती है, वीट और राइस, और या फिर पल्सेस भी, ये सब ग्रो करता है। या तो वीट कर लेगा या तो राइस कर लेगा, उसके साथ क्या ग्रो कर लेगा, पल्सेस ग्रो कर लेगा। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब जो फार्मर है वो एडवाइस लेता रहता है अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, और एग्रीकल्चरल जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं उनसे, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कि कैसे और अच्छी फार्मिंग कर सकें। He takes a tractor on a rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing। यानी कि वो क्या करता है, एक ट्रैक्टर लिया उसने, है ना, किसके लिए, अपने खेतों को प्लो करने के लिए, है ना। और वहीं हालांकि उसके कुछ जो फ्रेंड्स हैं ना, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी बुल्स वगैरह वो यूज़ करते हैं। जैसे ये ट्रेडिशनल मेथड है आपका फील्ड को प्लो करने का, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा है, एक ट्रैक्टर खरीदा है। एक ट्यूबवेल भी है नियर बाय फील्ड में, है ना, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, यानी उसे भी इसने क्या करा है, रेंट पे लिया है अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, पानी देने के लिए। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हेंस, यानी मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो भी हैं और कुछ हेंस भी हैं। ठीक है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, यानी वो क्या करता है, दूध बेचता है एक कोऑपरेटिव स्टोर में जो कि नियर बाय ही टाउन में लोकेटेड है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी कि अब जो मुन्ना लाल है, मुन्ना लाल वगैरह दूध वगैरह बेचता है क्योंकि उसके पास 2 भैंसें हैं, है ना, और कुछ हेंस हैं उसके पास, है ना। और वो क्या है, मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसे एडवाइस करते हैं कि किस तरह का खाना लेना चाहिए, किस तरह का फॉडर यूज़ करना चाहिए उसके एनिमल्स के लिए, किस तरह से वो अपने लाइफ स्टॉक जैसे हैंस हैं, बफेलो हैं, इन सब की हेल्थ का ध्यान रख सकता है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में भी वो सेफ्टी मेजर्स जानता है। ठीक है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, यानी घर के सारे ही मेम्बर्स की फैमिली के उसे हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कभी कभार वो क्या करता है कि कुछ बैंक से लोन वगैरह ले लेता है या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेता है, जिससे कि वो HYV सीड्स खरीद सके और इम्प्लीमेंट्स खरीद सके। ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन दी मंडी लोकेटेड इन दी नियर बाय टाउन, यानी वो अपना जो भी चीज़ें ग्रो करता है उसे मंडी में बेच देता है ना, जो कि उसके नियर बाय टाउन में ही located है। Since majority of the farmers do not have lakh storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। यानी majority of farmers के पास क्या नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जहाँ वो अपना क्रॉप को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर कर सकें। तो उन्हें मजबूरी क्या करना पड़ता है, अपना जो भी प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ है, क्रॉप है, उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। और तब भी सेल करना पड़ता है जब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल ना हो। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को बेच रहे हो ना जब, तो आपको चाहिए कि कुछ प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा तब भी उन्हें वो चीज़ बेचनी पड़ती है, तो वो तो उनके लिए फेवरेबल नहीं हुआ ना, नॉट फेवरेबल हुआ। लेकिन अब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो बेचना ही पड़ेगा ना, इसलिए इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे कि वो स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप कर सके। ठीक है, ये तो हो गई आपके इंडिया की फार्म की बात।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अ फार्म इन द यूएसए के फार्म की बात करते हैं, ठीक है। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन डेट ऑफ एन इंडियन फार्म, यानी एवरेज साइज आपके यूएसए के फार्म का काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू इंडियन फार्म, ठीक है। एक टिपिकल फार्म साइज यूएसए का कितना है, 250 हेक्टेयर्स, ठीक है, 250 हेक्टेयर्स है उनका फार्म के साइज, ठीक है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन दी फार्म, यानी जो फार्मर है वो जनरली फार्म में ही रहता है। मेजर क्रॉप जो वो ग्रो करते हैं वो कैसी हैं, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, ठीक है। अब जो हॉर्न आपके क्या है, फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए के इन लोअर स्टेट, जो कि 300 हेक्टेयर का लैंड ओन करते हैं, यानी उनका खुद का लैंड है, ठीक है। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop, यानी वो कॉर्न को अपने फील्ड में ग्रो करता है और मेक श्योर करता है कि जो सॉइल है और वाटर रिसोर्सेज है वो आपकी क्रॉप की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट डेट कैन डैमेज द क्रॉप, यानी काफ़ी अच्छे मेजर्स लेता है वो, है ना, सही मेजर्स लेता है, सावधानी बरतता है और पेस्ट वगैरह का कंट्रोल में ध्यान रखता है कि जिससे वो डैमेज ना करे, ठीक है। आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपकी जो सॉइल को ख़राब करने वाले पेस्ट वगैरह हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो ये सारे स्टेप्स लेते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स दी सॉइल सैंपल्स टू दी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, यानी टाइम टू टाइम वो क्या करता है, अपने जो सॉइल सैंपल्स हैं वो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेज देता है, लेबोरेटरी में भेज देता है चेक कराने के लिए कि क्या जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल को वो दे रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं। द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, है ना। इस रिजल्ट से क्या होता है, जो हॉर्न को अपना एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम प्लान करने में हेल्प होती है। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, यानी उसने क्या कर रखा है, कंप्यूटर लिंक कर रखा है सैटेलाइट से, जो कि उसे एक काफ़ी प्रिसाइज पिक्चर देता है उसके फार्म की, ठीक है। This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are used. मतलब उससे क्या हेल्प होती है कि अब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ कर लेता है जब भी उसको ज़रूरत होती है। ही यूज़ ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवरर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करता है एग्रीकल्चर करने के लिए अपनी क्रॉप्स। A grain are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. यानी जो ग्रेन है वो कैसे कहाँ स्टोर हो जाती है, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, या तो डायरेक्ट डिस्पैच कर दी जाती है मार्केट एजेंसी में। अब जो फार्मर है यूएसए में वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। समझ गए आप? सो आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।